हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्सआईएस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट की सीरीज में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज का सवाल 2023 के पीवाईक्यू से लिया गया है, जिसमें G20 के बारे में पूछा गया था। और अभी आपको पता होगा, G20 हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी G20 समिट, जो कि साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है, वहां उसे अटेंड किया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, and question was G20 group was initially, yeah, originally established as a platform for the finance minister and the central bank governors to discuss the international economic and financial issues. The second statement says the digital public infrastructure is the one of the India's G20 priorities. जैसा कि आप सभी को पता है, G20 समिट 2023 को भारत ने होस्ट किया था। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको यहाँ पे इसके बेसिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, G20 इज द ग्रुप ऑफ 20, लाइक इट इज एन इंटरनेशनल फोरम वेयर 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन मेक्स इट अ G20। और इसमें सबसे खास बात यह है कि पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल जीडीपी है, उसका 85% सिर्फ ये अकेला ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। और आबादी की बात करें तो 2/3 of the world population is covered under this G20 group and 75% of the world trade comes under this G20 group। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंबर्स की बात करें तो एशिया में इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की इसके मेंबर्स हैं। वेयर एज नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। साउथ अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटीना, ब्राजील। यूरोप की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड रशिया। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड द यूरोपियन यूनियन, ये सारे मेंबर्स हैं G20 के। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका फंक्शन क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया में जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रेसेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, तो G20 कंट्रीज मिलकर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इसमें। इसीलिए ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप निकल करके आता है। बिकॉज G20 वर्ल्ड जीडीपी का 85% रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये कंट्रीज पॉलिसी कोऑर्डिनेट करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। दूसरा, फाइनेंशियल रेगुलेशन। नाउ फाइनेंशियल रेगुलेशन इज लाइक बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर बनाना, टैक्स चोरी रोकना और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूट को रिफॉर्म करना। लाइक बैंकिंग रूल्स, आईएमएफ रिफॉर्म्स, डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा वॉइस देना, ग्लोबल टैक्सेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज की टैक्स इवेजन को रोकना, है ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना, ताकि फाइनेंशियल स्कैम्स, फ्रॉड्स और ग्लोबल टैक्स लॉस जितने भी होते हैं उसको कम किया जा सके। तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब सिंपल सा है ये कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कंट्रीज मिलकर प्लान बनाएं। पेरिस एग्रीमेंट जैसे आप सभी जानते हैं, ग्रीन फाइनेंस, क्लीन एनर्जी में पैसे इन्वेस्ट करना, एनर्जी ट्रांजिशन, कोल से सोलर और विंड की तरफ शिफ्ट करना, है ना, ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर से बचने के लिए वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन करना, ये सब जरूरी इसी सारी G20 का मुद्दा है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है, डिजिटल इकोनॉमी और क्रिप्टो करेंसी। ये आज का सत्य है, ये आज की सच्चाई है। और इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम को सेव करना, फेयर और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करना, ये सारे इसके फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है ना। ग्लोबल हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जहां पे जैसे कोविड-19 के बाद हेल्थ इश्यूज ग्लोबल हो गए हैं और G20 मिलकर पैंडेमिक्स जैसे कोविड आया था, इन सबको डील करने के लिए एक साथ आ सकता है। और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, वैक्सीन कोऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम सपोर्ट, ये सारी चीजें इसके फंक्शंस को इंप्लीमेंट करती है। नाउ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। हर साल हेड्स ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स मिलते हैं, जैसा कि अभी साउथ अफ्रीका में हो। सबसे बड़े डिसीजंस यही फाइनलाइज होते हैं इसी समिट में। टॉप लेवल में ये समिट हुआ करता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का जो G20 समिट 2023 में हुआ था, वो इसका एग्जाम्पल है। अभी रिसेंटली जो अभी 2025 में साउथ अफ्रीका में हुआ। तो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट है इस शेरपा ट्रैक। इसका मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो प्लानिंग टीम होती है ये। शेरपा वो ऑफिशियल्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर काम करते हैं। ये डेवलपमेंट इश्यूज पर साल भर नेगोशिएशन करते हैं। लाइक आपको पता होगा कि G20 की मीटिंग जब 2023 में मतलब समिट हुआ था, उस समय पूरे साल मीटिंग्स हुई थी, कई सारी मीटिंग्स हुई थी। तो समिट से पहले पॉलिसी ड्राफ्ट बनाकर रेडी रखना, ये सब काम इनके होते हैं। नो, शेरपा ट्रैक इज लाइक प्रधानमंत्री का एक तरीके से कह सकते हैं कि वो प्री वर्क, होमवर्क करके एक तरीके से उनकी टीम चलती है। नो, फाइनेंस ट्रैक इसका एक इकोनॉमिक टीम की तरह काम करती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज देखते हैं, बैंकिंग रूल्स, इन्फ्लेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आईएमएफ रूल्स, आईएमएफ रिफॉर्म्स, ये सारी चीजों को देखते हैं। नो, इसमें एक है एंगेजमेंट ग्रुप्स, ये आपको याद रखना है।
एंगेजमेंट ग्रुप्स इज लाइक ये ग्रुप नॉन गवर्नमेंट लोगों को G20 चर्चाओं में जोड़ने का मौका देता है. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द की ग्रुप्स इज लाइक B20 बिजनेस कम्युनिटी, Y20 is like a youth representatives, W20 is like a women empowerment groups, C20 is like civil society organization. पब्लिक मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो पब्लिक प्लस एक्सपर्ट का जो इनपुट मिला करके ये बनता है दैट इज द एंगेजमेंट. ठीक है. G20 वर्क्स करता है इन्हीं मेजर एरियाज पे. फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, एनवायरमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, है ना, ये सारी चीजें जितनी भी ये इंक्लूड होती हैं. तो ये हमें याद रखना है. और G20 जब भारत में हुआ था तो इसकी प्रेसिडेंसी में भारत ने जो इसका थीम दिया था वो आप सबको पता है, वसुधैव कुटुंबकम दिया था. वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. मेजर आउटकम्स जो हमारे भारत की प्रेसिडेंसी में निकल कर आता है वो था अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन देना टू द G20 यानी कि G21. नाउ दूसरा जो मेजर इसका आउटकम था दैट वाज ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क. इसको मैं अभी बताता हूं. ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट इन द बायोफ्यूल अलायंस विद इंडिया, यूएस एंड ब्राजील. Women's empowerment agenda. These were the major outcomes of the G20 presidency of India. Now इन्होंने, आपको सबको पता होगा कि G20 का जब प्रेसिडेंसी चल रहा था तो इंडिया ने साउथ, ग्लोबल साउथ को लीड करने की कोशिश की, ग्लोबल साउथ के मुद्दे को प्रमोट किया. उसी कड़ी में जो हमने मेजर आउटकम्स देखे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क था. अब आपको पता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है. देखो, मैं अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो गवर्नमेंट के डिजिटल सिस्टम्स जो सबके लिए काम करते हैं. फॉर एग्जांपल जिनको किसी भी ऐप, प्लेटफॉर्म या सर्विस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसे सिस्टम्स जो सबके लिए ओपन होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, डीपीआई दैट इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज द रोड फॉर सिटीजंस. जैसे कि आपने सुना होगा ना, हाईवे जो सबके लिए होता है, वैसे ही डीपीआई डिजिटल दुनिया का हाईवे. फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, आपको पता है आधार कार्ड डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करता है. सब लोग एक वेरीफाइड आईडी से सिस्टम में काम करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. ठीक उसी प्रकार यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स के लिए होता है. फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप हो, पेमेंट इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है और आप पेमेंट कर पाते हैं. इसी तरह डिजी लॉकर, पेपरलेस सर्विस जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हो, वेरीफाई करते हो, शेयर करते हो, है ना. और अभी रिसेंटली जब कोविड आया था तो कोविन जैसे वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म्स जहां पे हम कोविड वैक्सीन मैनेजमेंट, पूरी पॉपुलेशन को एक स्केल पर रख करके देखना, ये सारी चीजों को मैनेज कर रहे थे. ये सब एक दूसरे से सीमलेसली कनेक्ट होते हैं. इसी को कहते हैं डीपीआई इकोसिस्टम. ठीक है. नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था, आपको अगर ध्यान हो तो इसमें बोला गया था कि ओरिजिनली जो G20 था वो किस लिए बनाया गया था. तो इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1999, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद पूरी वर्ल्ड की एक मेजर इकोनॉमीज को आपस में आकर के इस पर काम करना जरूरी हो गया था. हाँ, ये बात याद रखना है कि पहले ये लीडर्स की समिट के रूप में स्टार्ट नहीं हुआ था. सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म था फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का. बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुआ जहां पे इसे एक लीडर समिट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया. इसीलिए यहां पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर.